टोटल गैस के मेरे 2 अकाउंट में शेयर थे। आज उसने 30 से 37 रुपए का उछाल लगाया तो मैंने एक से एग्जिट कराया प्रॉफिट लेकर, जो शुरुआती तौर पर आपको बोर कर देंगे, पर जब वो चलते हैं तो वो 200 का आंकड़ा भी पूरा कर देते हैं। मदरसन सुमी, एनएलसी इंडिया, ये वो शेयर हैं जो आगे की गतिविधियों में अच्छी चीज़ों के साथ होंगे। व्यक्ति अपने लालच को मारकर और मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी मनी को बढ़ाएगा, यानी प्रॉफिट को वो अपने हिसाब से लेगा, किसी के हिसाब से नहीं लेगा, वो सक्सेस हो जाए। या अपने ही ख्यालों में घूमते हैं या कहते हैं भैया मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है ले लूँ। देखो सर, बोल तो आपके पास है ना, आपको कैसे खेलना है ये आपके द्वारा ही चीज़ें हो सकती हैं। ये जो भी चीज़ें अब सेल की चीज़ों के साथ है वो एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन उससे पहले विश्लेषकों ने कहा कि टाटा स्टील और सेल को बेच देना चाहिए, तो हमें वो भी देख। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे जेपी एसोसिएट की, क्या गारंटी वाली न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और उससे थोड़ा सा पता लगाएंगे भाई जेपी एसोसिएट और जेपी पावर के आगे हम क्या कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में और आज एक नए अंदाज में टाटा मोटर्स के बारे में जानेंगे। इन सब की बात करने से पहले आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं, काफ़ी लोग जो टारगेट पे वर्क करते हैं और उनके टारगेट पूरे भी हो जाते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, फिर उनकी वो अपनी एक एनालाइज होती है। और अगर आपने उन गतिविधियों को समझ लिया जिससे आगे जाकर शेयरों के अंदर उतार और चढ़ाव होने वाले हैं, वो न्यूज़ के द्वारा आपके सामने आते हैं या फिर अलग अलग तरीक़ों से कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको सुनने को मिलती है, उसकी एनालाइज करना ही एक अच्छी चीज़ होती है, फिर उस पर वर्क करना चाहिए। कल ही मैंने आपको सेल के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो बताई थी, रेल के पहिए, एक्सल और फिर रोलिंग स्टॉक के लिए जो भी चीज़ें अब सेल की चीज़ों के साथ है वो एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन उससे पहले विश्लेषकों ने कहा कि टाटा स्टील और सेल को बेच देना चाहिए, तो हमें वो भी देखना है। पर हमारी उड़ान सेल की आगे तक ही जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। तो सारी नियमों को हमें समझना चाहिए। जब कभी कभार हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ जाता है या कुछ प्रॉफिट आ जाता है तो हमारे अंदर दो चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं कि इस प्रॉफिट को ले लूं, और अगर ले लूं तो कहीं ये भाग न जाए, फिर ये डबल तिबल ना हो जाए, या फिर आप सोचते हैं इस प्रॉफिट को कहीं गुना कर लूँगा। इसके अंदर भी वो चीज़ें हो सकती हैं अगर आपके डाउट के अनुसार ना हो। आप किसी से पूछते हैं या अपने ही ख्यालों में घूमते हैं या कहते हैं भैया मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है ले लूँ। देखो सर, बोल तो आपके पास है ना, आपको कैसे खेलना है ये आपके द्वारा ही चीज़ें हो सकती हैं। जो व्यक्ति अपने लालच को मारकर और मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी मनी को बढ़ाएगा, यानी प्रॉफिट को वो अपने हिसाब से लेगा, किसी के हिसाब से नहीं लेगा, वो सक्सेस हो जाएगा मार्केट पे। और जो व्यक्ति दूर तक भी शेयरों को ले जाना चाहता है और वो अच्छे शेयर हैं, दूर पे वो कमाल करेंगे, पर वो आज की स्थितियों को देखकर बार बार किसी से पूछेगा, बार बार अपनी एनालाइज पर शक करेगा, तो वो दूर वाला प्रॉफिट उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि वो कमज़ोर होता जाएगा। जो भी मल्टीबैगर शेयर होते हैं उनको भी लोगों को प्रॉफिट आते हैं, पर कुछ लोग उस प्रॉफिट को फिर नहीं देखते क्योंकि उनको पता है कि उसकी मंशा कहाँ से कहाँ तक की है। कुछ शेयर ऐसे हैं जो शुरुआती तौर पर आपको बोर कर देंगे, पर जब वो चलते हैं तो वो 200 का आंकड़ा भी पूरा कर देते हैं। मदरसन सुमी, एनएलसी इंडिया, ये वो शेयर हैं जो आगे की गतिविधियों में अच्छी चीज़ों के साथ होंगे। तो जब भी आपको कोई प्रॉफिट आए, समय समय पर अपने प्रॉफिट की विशेषताएं या अपने द्वारा अपनी चीज़ों को मजबूत करना है। दूसरा व्यक्ति आपको एनालाइज करके समझा सकता है, पर आपको कहाँ निकलना, कहाँ एग्जिट करना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ अगर आपने सीख ली कि मुझे अपनी मनी को बढ़ाना है तो वहाँ लालच ख़त्म हो जाता है, फिर है ना, लालच ख़त्म हो जाएगा वहाँ। और अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है यार नहीं ये तो बहुत मल्टीबैगर शेयर बन सकता है, तो फिर आपको 2 अकाउंट में अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। देखो सर, 2 अकाउंट बहुत ज़रूरी हैं।
अडानी टोटल गैस के मेरे 2 अकाउंट में शेयर थे। आज उसने 30 से 37 रुपये का उछाल लगाया तो मैंने एक से एग्जिट कराया प्रॉफिट लेकर और एक को छोड़ दिया, उसमें भी प्रॉफिट है। ये क्यों संभव हो पड़ा कि अगर ये चीज़ एक ही चीज़ होती मेरे पास, भैया एक ही चीज़ अगर होती तो मैं टेंशन में आया था। मैंने कहा यार बेच दूंगा तो भाग ना जाए, अगर नहीं बेचा तो गिर ना जाए। ये दो होल्डिंग ही मजबूत करती है और वो इस तरीके से होल्डिंग करनी चाहिए कि कोई अगर आपने टॉप पर ले लिया तो दूसरी अगर आपके पास अकाउंट है तो उसके अंदर उसे नीचे की तरफ लो, क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा है कि भैया मेरे लॉस पे चल रहा है और वो शेयर अच्छे होते हैं। समझ रहे बात को? तो उन चीज़ों के आपको सच चलना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी अकाउंट खुलवाना चाहता है, काफ़ी अकाउंट खुल रहे हैं और वो अपनी जर्नी सेफ तरीके से आगे की तरफ ले जा रहे हैं। मैं किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता और जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं वो अपनी स्थितियों को अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। तो योगदान जो भी जितना ज़्यादा अपने दिल की तमन्नाओं के लिए करेगा, उसकी दिल की तमन्नाएं उस हिसाब से चलेंगी। और ये जो वजूद है शेयर मार्केट का, ये सोच पर निर्धारित है। जिसकी जैसी सोच वैसा ही वो फल लेकर निकल जाएगा। जब मार्केट गिरती है वो टेंशन में एग्जिट कर लेता है, क्या उसने सोचा कि वो कहीं गिर ना जाए मार्केट। तो उन सारी स्थितियों को आपको समझने के लिए इस चैनल पर रुकना ही चाहिए, मैं आपको बता दूं। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भैया 1 लाख तो करवाओ, उसके बाद तो नहीं बोलूँगा। आज 5वीं बार बोल रहा हूँ, ये जब से मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ 5वीं बार बोला है कि सब्सक्राइब करने के लिए। किसी तरीके से 1 लाख तक इसको जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जिस तरीके से मैं आपके लिए, आपको भी पता है, मेहनत कर रहा हूँ ना। तो सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आपका है भैया, स्थितियों को समझो, बॉल आपके पास है। और आज अडानी ग्रुप की बॉल इतनी तेजी के साथ क्यों उछल रही है, क्यों इतनी तेजी के साथ वो 6 पे 6 लगाई जा रही है? क्योंकि एक मसला है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप 80% तक गिरने के अनुमान के साथ था। वो था हिडनबर्ग, जो शॉर्ट सेलर था, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जब आई थी पिछले साल, तो वहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयरों में ताबड़तोड़ गिरावट आ गई थी। और वो थी हिडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसने अडानी ग्रुप के साथ साथ भारत के बाजार में भी थोड़ी निराशा सी ला दी थी। उस हिडनबर्ग ने शुक्रवार के अपने एक नोट पर लिखा, उसने कहा कि उसको सेबी की तरफ से एक कारण बताओ नोटिस मिला है कि जो भी चीज़ें उसने की थी वो किस कारणों से की थी। और हिडनबर्ग कह रहा है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है, इस तरीके से भी नोटिस में लिखा है। तो ये क्या है? ये अडानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव संकेत हो गया, क्योंकि सेबी ने हिडनबर्ग से कारण बताओ नोटिस पूछा है, बताओ कि भैया क्या चीज़ है। तो ये तो ऑटोमेटिकली अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी है, लाजमी तेजी। ये आज की हो सकती है, हो सकता है 1-2 दिन और भी हो जाए, पर असली वाली तेजी तो हमको आगे की इंतजार करनी पड़ेगी, है ना। तो हिडनबर्ग ने कहा कि नोटिस मिला और जो भी लोग पहले शॉर्ट करके चुके थे इस तरीके से बड़े निवेशक, उनके ऊपर भी ये चीज़ें की पूछताछ के लिए चीज़ें की हैं। तो यहाँ से एक बल मिलता हुआ अडानी ग्रुप को मिला। और न्यूज़ को अगर कोई भापेगा तो ये उछाल वाली चीज़ें हैं जो सेबी ने हिडनबर्ग से पूछी, क्योंकि हिडनबर्ग ने ही तो माया जाल बिछाकर अडानी ग्रुप के कई शेयरों को तोड़ दिया था। भैया टूट गए थे काफ़ी शेयर, है ना। फिर GQG पार्टनर आया, उसने नीचे से खरीदारी करी, उसने एक सहारा दिया अडानी ग्रुप को, फिर अडानी ग्रुप के शेयर ऊपर की तरफ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अडानी ग्रुप जो है आज मजबूत होता हुआ दिखा, क्योंकि सेबी की तरफ से कारण बताओ नोटिस। अब हमें देखना है कि क्या क्या इसके अंदर अब हिडनबर्ग भी करता है। थोड़ा सा लंबा मसला चलने की चीज़ों के साथ हो सकता है ये चीज़ें। देखो सर, टाटा मोटर्स के अंदर लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ। सर सब चीज़ तो आपको पता है कि ये ईवी में काम कर रहा है, ईवी बसों में काम कर रहा है, ईवी कारें इसकी आती हैं। टाटा पावर इसकी चार्जिंग स्टेशंस के लिए वर्क करता है, जो ईवी के लिए एक बेहतरीन अच्छी खासी हिस्सेदारी बाजार की टाटा मोटर्स की है, ये सब आपको पता है। फिर हल्के और भारी वाणिज्यिक वाहन हो गए, फिर ये कहीं ना कहीं आपको देखने को बसों में मिलता है, ट्रकों में मिलता है, अलग अलग रणनीतियाँ मिलती हैं, जैगुआर मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपको समझनी है कि एक घर में 4 लड़के थे और वो चारों के चारों घर की स्थितियों के लिए मेहनत करते थे और घर की स्थितियों को अच्छा करते हुए चलते रहते थे। सबसे छोटा इसके अंदर जो व्यक्ति था, मतलब जो लड़का था, वो काम करने में थोड़ा असमर्थ था, पर काम उसका बेस्ट था।
पर उस हिसाब से उसको काम नहीं मिलता था, तो वो कुछ भी ज़्यादा योगदान अपने घर की स्थितियों के लिए नहीं करता था, बाकी 3 करते थे। एक दिन जो छोटा वाला था उसने अपनी इतनी मेहनत करी कि उसने 1 साल अपनी ऐसी मेहनत करके जानदार तरीके से तीनों से ज़्यादा कुछ करके दिखा दिया और घर की स्थिति में उसका योगदान सबसे ज़्यादा हो गया। तो सबसे बड़ी बल्ले बल्ले अब किसकी होगी? छोटे वाले की होगी। जब तक कि कोई कमाता नहीं तब तक कि उसके घर में इज्जत होती नहीं, ये आप समझ कर चलना। इसलिए जो गुमराह लोग हैं, जो कमेंट करते हैं, जो मेरे से पूछते हैं, जो मेरी एनालाइज पर शक करते हैं, उनसे सबसे पहले कहूँगा कुछ कमाओ, पहले अपने घर को खुश करो। अब मुझे क्यों खुश करने लगे हो? समझ गए? क्योंकि मैं तो अपने घर को खुश करके रखता हूँ भैया, मैंने तो मेहनत करी है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 4 में से 1 ने अच्छी मेहनत कर दी जो पहले नहीं कमाता। इसी तरीके से अब आप समझो कि टाटा मोटर्स आज आपको अलग तरीके से देखना है। वित्त वर्ष 2024 में टाटा मोटर्स ने अपने पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, जो 36% का था। यानी कि अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए, पूरे ग्रुप की मजबूत बैलेंस शीट को करने के लिए वित्त वर्ष 2024 में टाटा मोटर्स ने 36% का पूरे वृद्धि में, मुनाफे में योगदान दिया है। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट होता गया है ना। और 2 अंक वृद्धि कर दी इसने। और 18 साल जो ये बैलेंस शीट मजबूत नहीं थी, तो टाटा मोटर्स के इस योगदान से वित्त वर्ष 2024 में 18 साल बाद आज अच्छी स्थिति में टाटा ग्रुप मजबूत स्थिति में है। तो ये किसके बदौलत हुआ है? जो सबसे कमजोर था व्यक्ति, यानी कि टाटा मोटर्स ने ये चीजें कर दी। अब आप समझो कि क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि वो और कंपनियों से ज्यादा मुनाफा करके टाटा मोटर्स ने दिखाया। ये वो साइकोलॉजी होती है जो मैं आपको अलग अलग तरीकों से बताता हूं। ये शेयर बहुत ऊपर जाने वाली तैयारियों के साथ है, पर ये समझो कि टाटा मोटर्स ने ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी को 36% तक रखा है। पूरे वित्त वर्ष में पूरे ग्रुप की जो मुनाफा था उसके अंदर 36% तो टाटा मोटर्स का था। छोटी सी कहानी है, समझ कर चलना। और लोग आपको उलझाते रहेंगे भैया मजबूत क्या है, ये मजबूत हो रहा है नहीं हो रहा है, वही चीज़ शेयर मार्केट में देखी जाती है भैया। शेयर भाग रहा है, काम उसका है नहीं, तो वो क्या है? निगेटिव है हमारे लिए। चाहे वो जितना भाग रहा हो, जितना भाग रहा हो वो निगेटिव है। और ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना है जो एनसीएलटी के मसले, सेबी के मसले, दिवालिया प्रक्रिया के मसले, इसके मसले, उसके मसलों में उलझते रहते हैं और वो शेयर भागा जाता है। उसी शेयर में आता है जेपी एसोसिएट। अब जेपी एसोसिएट की जो गारंटी मुश्किल में हो रही है, क्योंकि लेनदार को अपने पैसे वसूल करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जेपी एसोसिएट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा ने जो गारंटी दी है करीब 800 करोड़ की, वो बैंकरों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि 52,000 करोड़ की जो गारंटी 2% से भी कम है, जो करीब 800 करोड़ की बैठती है। और कहाँ 52,000 करोड़ है ना, तो 52,000 करोड़ में से 2% की गारंटी देना, कम की भी गारंटी देना, ये बैंकरों को नापसंद आ रही है। और कहीं ना कहीं इससे अब जो भी चीज़ें जेपी एसोसिएट को देनी है उसके अंदर मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि पहले तो वो नाखुश हो गए जो एक मुश्त में चीज़ें करनी थी। अब दोबारा एक गारंटी का मसला निकल कर आ रहा है। भैया देखो, अगर ये गारंटी वाली चीज़ें बैंकर या वित्तीय संस्थान जो भी है मान जाते, तो यहाँ एक पॉजिटिव संकेत जेपी एसोसिएट के लिए हो सकते थे। जब भी आप कभी लोन लेने जाएंगे तो बैंक गारंटी लेगा, भाई गारंटी लिखाओ किसी की, या आपको कोई लेके जा रहा है गारंटी के तौर पर बैंक कह रहा भैया ये गारंटी हमें मंजूर नहीं है। इसी तरीके से जो पैसा देना है इसके ऊपर गारंटी दी जा रही थी, अब उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि 2017 का ये मसला चलता जा रहा है, कभी 6 से 7 साल हो गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो इसके देनदार हैं वो अपनी चीज़ों को लेने के लिए इसके दिल्ली स्थित, मंसूरी, नोएडा, आगरा में जो इसके होटल हैं या इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं या रियल एस्टेट की कुछ चीज़ें हैं, उसमें उसको कारोबार को, सीमेंट के कारोबार जैसे, उसको बेचकर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए चीज़ें तेज करनी पड़ सकती है इसके देनदार, इसके जो ऋणदाता हैं उनको।
तो कहीं ना कहीं ये कहीं जेपी एसोसिएट इस तरीके से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये निगेटिव लग रहा है। देखो सर, बाद में सही हो जाए, बाद में कुछ बैंक मान जाए, कुछ चीज़ें हो जाए, वो दूर का मसला है। अभी तो बैंकर, ये जो ऋणदाता, ये सोच रहे हैं कि जो इनके आगरा, दिल्ली, मंसूरी, नोएडा में होटल हैं, संपत्ति है, कुछ भी है, सीमेंट कुछ भी कारोबार है, उस कारोबार को किस तरीके से बकाये के रूप में वसूल किया जा सके। तो यहाँ से एक चीज़ ये निगेटिव निकल कर आ गई है जेपी एसोसिएट के लिए। और जब जेपी एसोसिएट निगेटिव होगा तो आपको ऑटोमेटिकली जेपी पावर थोड़ा सा अलग नज़रों से देखना चाहिए। देखो सर, भाई भाई में चीज़ें हो रही हैं, या तो भाई पहले अलग हो जाता तो अलग चीज़ थी, पर अब आपको देखने को अंबानी जी हैं, अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी पहले इकट्ठे थे, तो अगर एक भाई में प्रॉब्लम होती दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती। अब आपको देखने को मिलता है रिलायंस पावर में कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आएगी तो दूसरी रिलायंस इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दोनों एक होते तो पड़ जाता ना। तो अभी तो ये एक ही ग्रुप की चीज़ें हैं ना, जेपी पावर और जेपी एसोसिएट। चीज़ों को समझो, तो कोई गारंटी नहीं है भैया, ये बहुत बड़ी बात है। ये जब कोई गारंटी नहीं मान रहा है बैंक कि भैया ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। किसी को भी बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना खरीदने के लिए कह रहा हूँ, अलग तरीके से समझा रहा हूँ। समझाने वाली मेरे चैनल है, इस चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। चेयरमैन हो गए और वाइस चेयरमैन हो गए, अपनी गारंटी के द्वारा बैंकों, ऋणदाताओं को, वित्तीय संस्थानों को, वित्तीय चीज़ों को, जो भी इनके ऋणदाता हैं उनको वो गारंटी के द्वारा खुश नहीं कर पाए। ये एक मेरे हिसाब से बैड न्यूज़ है। आपके हिसाब से क्या है? देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में सही नहीं होगा, फिर बता रहा हूँ मैं। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि आप पहले इस शेयर के ऊपर निगेटिव थे, आज पॉजिटिव हो गए। कहते हैं, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं जो ना समझ आए, पर उनसे मैं एक चीज़ कहता हूँ भैया, पहले रामू बहुत अच्छा था, फिर वो संगतों में पड़कर दारू पीने लग गया, घर पे गिर गिर के आता था, तो क्या मैं उसे अब भी अच्छा कह दूं? जब पहले रामू ख़राब था, पहले उसे मैं ख़राब बोलता था, अब रामू बड़ा स्मार्ट हो के मस्ती में भैया बाइक चला रहा, कार चला रहा, तो क्या मैं उसे अब भी बेकार बोल दूं? यहाँ विचार चेंज हो गए, आदत चेंज हो गई है। इसी तरीके से जेपी एसोसिएट के अंदर कुछ आगे चीज़ें होंगी गुड वाली, तो गुड बता देंगे। पॉजिटिव क्यों चीज़ें के साथ क्यों, या निगेटिव चीज़ों के साथ क्या हमने ठेका ले रखा है इन चीज़ों का? जो चीज़ होगी वो बताएंगे, तो उन चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। देखो सर, पहले सबसे पहले एक पारदर्शिता की चीज़ों के साथ जो सुजलोन एनर्जी निकला, क्योंकि इसके अंदर से जो निकल के गए थे उसने कुछ वित्तीय या फिर पारदर्शिता वाली चीज़ों के साथ अपना स्टेटमेंट दिया था। वहाँ सुजलोन एनर्जी थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों के साथ निकला था, फिर भी सुजलोन एनर्जी को निरंतर अच्छे खासे ऑर्डर, अच्छी खासी ऑर्डर बुक और भारत में अच्छा वर्क करने की स्थितियाँ, और लक्ष्य 2030 के 500 गीगावाट के, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां करने के साथ हमने जो सपने देखे वो लंबे सपने हैं 2030 के। सुजलोन एनर्जी वाकई एक को बताऊं मजबूत तो बन चुका है भैया ये। दूसरा और आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी कंपनी जो एक ऐसा वर्क करती है जो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करती है और वो अलग ढंग से उसको और विस्तार करना चाहती है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से सुजलोन एनर्जी ने अपने विनिर्माण के लिए नया सीईओ नियुक्त कर दिया है और 1 जुलाई 2024 से उनकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए नया सीईओ इन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिया है। तो ये गुड न्यूज़ हो गई, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा विनिर्माण मजबूत सुजलोन एनर्जी का होगा उतना ज़्यादा आगे की चीज़ें हम देख सकते हैं। पर ये जो विनिर्माण वाली चीज़ें होती हैं लंबे लंबे दिनों तक चलती हैं, कि भैया सोचो कि आज न्यूज है आज भाग जाएगा, नहीं। यहाँ से सुजलोन एनर्जी इसलिए भी मजबूत हो रहा है, इससे पहले जो सीईओ इन्होंने नियुक्त किया है जिनका नाम है गुरु प्रताप बोय राय, ये जो 36 वर्ष का इनको विनिर्माण में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 36 साल का अनुभव है। तो भाई 36 साल का अनुभव वाला व्यक्ति अगर सुजलोन एनर्जी की राह देख रहा है तो फिर यहाँ सुजलोन एनर्जी मजबूत है, क्योंकि उस व्यक्ति को लिया है जिसने एक अच्छा पद जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा में संभाला था। अच्छा पद संभाला था इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका शेयर आज बहुत तेज़ी के साथ है ना। महिंद्रा ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर भी ये काम कर चुके हैं और अन्य अच्छी कंपनियों में काम कर चुके हैं। अब ये आए हैं सुजलोन एनर्जी के अंदर। तो यहाँ विनिर्माण की चीज़ें मुझे लगता है सुधार की तरफ होंगी
और जो लक्ष्य सुजलॉन एनर्जी का है वो इस तरीके से, जो इसके सीईओ आए हैं, नए सीईओ आए हैं विनिर्माण वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, कुछ अच्छा खासा योगदान सुजलॉन एनर्जी में देख सकते हैं। देखो सर, किसी भी शेयर को देखने के नज़रिए होते हैं, उस नज़रिए को आपको समझना है। न्यूज में ही कुछ ऐसे पॉजिटिव संकेत होते हैं या निगेटिव संकेत होते हैं, वो छुपे रहते हैं। उसको एक पिक्चर की तरह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, है ना भैया। कुछ उलझा तो नहीं रहा हूँ, जो चीज़ें आई वही तो बता रहा हूँ। हाँ, ये दूर का रखने वाला शेयर है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ से आपको समझना है सुजलॉन एनर्जी के पास ऑर्डर काफ़ी अच्छे हैं, और अब तो जो चीज़ के लिए इनके ऑर्डर पूर्ति होंगी वो विनिर्माण की तरफ से होंगी, यानी जहाँ बनेगा वहीं से के लिए इन्होंने एक नया सीईओ रख लिया है, और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, तो क्या हो गया, मजबूत हो चुका है। तो सारी स्थितियों को आपको समझते जाना पड़ेगा कि अडानी ग्रुप में आज तेजी की चीज़ें, हिडनबर्ग को मिला जो नोटिस उसकी वजह से है। दूसरा, आपको एक चीज़ और समझनी है कि अडानी ग्रुप के जो भी शेयर हैं सारे पॉजिटिव संकेतों के साथ, क्योंकि जितने भी काम अडानी ग्रुप के हैं सारे नंबर 1 है। मैं आपको एक चीज़ इतनी सी बता दूं, टाटा मोटर्स जो लोग कहते हैं सर एग्जिट कर लें या प्रॉफिट बुक कर लें या अब ये कुछ नहीं करेगा या वो या ये, उसको आज एक अलग तरीके से मैंने आपको समझाया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। जेपी एसोसिएट की गारंटी, कोई गारंटी बैंकरों को पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। और ऋणदाता अपनी चीज़ों को वसूल करने के लिए इनके जो चीज़ें मैंने आपको दिल्ली, नोएडा, मंसूरी और आगरा की तरफ जो इनकी संपत्तियां उसको बेचकर या बकाये को वसूल करने की चीज़ों के साथ अपने निर्णय के लिए तैयारी भी करेंगे, ये आप समझकर चलना। तो यहाँ से आपको जेपी पावर, जेपी एसोसिएट थोड़ा अलग निगाहों से देखना और देखना है कि क्या आगे जाकर आपका जेपी एसोसिएट कर सकता है। तो उन सारी स्थितियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो भाई सुजलॉन एनर्जी हो या कोई सा भी शेयर हो, या आप अपने प्रॉफिट की मंशा किसी के द्वारा देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आप 2 रोटी खाते हैं, दूसरा 4 खाएगा, या आप 4 खाते हैं, दूसरा 2 खाएगा, तो वो आपको मकसद ये समझना है, कमाने के लिए आप आ रहे हो, बस उस चीज़ को आपको समझना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी मेरी वीडियो देखकर कोई शेयर खरीद कर ये ना कि आपने खरीदवाया था जी। मैं तो काम समझा रहा हूँ भैया। काम आपको समझ में आया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, काम आपको समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।